गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में अपना लास्ट टॉपिक किया था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स फॉर ए कंसिडरेशन for a consideration other than cash. Other than cash. देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के बदले में शेयर इशू करना। देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो वो मार्केट में इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। ठीक है, कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करके पैसा रेज करती है, पब्लिक से पैसा लेती है। अब क्वेश्चन आता है कि कंपनी उस पैसे का क्या करती है। तो सीधी सी बात है, उस पैसे से कंपनी बिजनेस को स्टार्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है, लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन सब चीजों को परचेज करती है, यानी कि एसेट्स को परचेज करती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि सिचुएशन इस प्रकार की होती है कि भाई मान लो आज आपने किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। उस दूसरी कंपनी का जो बिजनेस है उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए बनती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंपनी का जो ओनर है वो हमारी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड है। आपने दूसरी कंपनी की बिल्डिंग को 10 लाख रुपए में खरीदा, उनको 10 लाख की पेमेंट की, वो 10 लाख रुपए से हमारी कंपनी के क्या खरीद लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पहले हमने उसको पैसा दिया, फिर उस पैसे से वो हमें हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं, वो पैसा हमारे पास रिटर्न आ रहा है। इससे बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी को बिल्डिंग का जो परचेज कंसीडरेशन बनता है उसके बदले में डायरेक्टली कैश ना देकर उनको क्या दे देंगे, शेयर। तो उसको कहेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर अदर कंसीडरेशन। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा कि जैसे जो लोग हमारी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, आइडिया इनिशिएट करते हैं और प्रीलिमिनरी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जिनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। कंपनी प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज से खुश होकर कई बार उनको शेयर इशू करती है, तो उसको भी इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश कहा जाएगा। तो देखो, ये हमारे पास कुछ केस है कि जिसमें कोई कंपनी किसी और चीज के बदले में, कैश को छोड़कर किसी और चीज के बदले में शेयर इशू करे, तो उसको हम इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश कहेंगे। तो देखो, जब कंपनी अपने शेयर्स कैश के अलावा किसी और चीज के बदले में इशू करेगी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो, इसमें हम लोग कुछ केस लेते हैं। जैसे पहला केस लिखते हैं, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। भाई सबसे पहले प्रमोटर्स को शेयर इशू करना। किसको शेयर इशू करना, प्रमोटर्स। अब आपको पता है प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी का फॉर्मेशन करवाते हैं, कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रीलिमिनरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया था, ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे हम लोग प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होती है, फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई आपने प्रमोटर्स को शेयर इशू किए हैं तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, इसी प्रकार एक दूसरा केस आता है। देखो, आप लोगों को एक बात पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी मार्केट में जितने शेयर इशू करना चाहती है, अगर उतने शेयर्स जितने शेयर इशू करना चाहती है उसके 90% से कम के लिए अगर कंपनी को एप्लीकेशन मिलती है तो उस सिचुएशन को हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की कंडीशन कहते हैं। और उस केस में कंपनी, कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि कंपनी क्या करती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा करने के लिए कुछ लोगों से या किसी दूसरी कंपनी से एक एग्रीमेंट करती है। क्या करती है? एक
एग्रीमेंट करती है जिसमें दूसरी कंपनी को ये कहा जाता है कि भाई आप हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा करने की गारंटी ले लो, ठीक है, और इसके बदले में हम आपको कुछ कमीशन देंगे। इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? कुछ कमीशन देंगे। अब देखो क्या होता है कि जैसे दूसरी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा करने की गारंटी लेती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। क्या कहा जाता है? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। और इसके बदले में दूसरी कंपनियों को जो कमीशन दिया जाता है उस कमीशन को अंडरराइटिंग कमीशन कहा जाता है। मैंने आप लोगों को ये चीज थ्योरी की क्लास में पढ़ाई थी जूम के ऊपर। तो अगर बात आती है इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, भाई जो लोग हमारी कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने की गारंटी ले रहे हैं उनको हम अंडरराइटर्स कहते हैं। अगर अंडरराइटर को उनकी सर्विस, उनके कमीशन के बदले में कंपनी शेयर इशू करे तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो इसमें दो एंट्री बनेगी। सबसे पहले आप अंडरराइटर को कमीशन देना चाहते हो तो पहले तो आप अंडरराइटर की तरफ कमीशन ड्यू करो। उसके लिए एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। फर्स्ट एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप अंडरराइटर्स को शेयर दोगे तो सेकंड एंट्री आपकी हो जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर फॉर देयर कमीशन। ये होता है इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन, ठीक। देखो ये दो तो बहुत रेयर केसेस में एंट्रीज पूछी जाती है। जो मेन टॉपिक आता है वो आता है फॉर परचेज ऑफ, इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। थर्ड केस आता है इसमें इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखो कई बार क्या होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है या किसी दूसरी कंपनी से कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज को एक्वायर्ड करती है। अब दूसरी कंपनी से अगर हमने कुछ एसेट्स लिया तो उस एसेट्स के बदले में हमें उस कंपनी को कोई ना कोई अमाउंट पे करना है। अब दूसरी कंपनी को उस एसेट्स का जो भी अमाउंट पे करना है उसके बदले में अगर हम उनको कैश ना देकर शेयर दे दें तो उसको कहा जाएगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर कंसीडरेशन। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी दूसरी कंपनी की एसेट्स को खरीदते हो तो उसमें क्या होगा? पहली एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। देखो अगर आपने उनको ये एसेट्स को खरीदा है तो एंट्री क्या होगी? भाई सबसे पहले आप दूसरी कंपनी से एसेट्स ले रहे हो तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या एंट्री होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहां पे एसेट्स का नेम आएगा। भाई जो भी एसेट्स आपने खरीदी है, जैसे बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर एक से ज्यादा एसेट्स को खरीदा गया है सभी एसेट्स को डेबिट कर लेंगे। अगर नाम नहीं दिया गया एसेट्स का तो सन्ड्री एसेट्स वर्ड यूज कर लें। इसी प्रकार वेंडर वो व्यक्ति होता है जिससे आपने एसेट्स को खरीदा है। तो अगर क्वेश्चन में वेंडर का नेम गिवन हो, जैसे ये कहा जाए एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से बिल्डिंग खरीदी है तो यहाँ पे बेचने वाला कौन है? वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड आ जाए, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अच्छा, आप इनको शेयर इशू करने से पहले एक और केस लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर करते हो
भाई जैसे एक्स लिमिटेड टू कवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, जब आप किसी दूसरी कंपनी के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो तो उस केस में अलोंग विद एसेट्स आप उस दूसरी कंपनी की लायबिलिटी को भी खरीदते हो। क्या खरीदते हो? दूसरी कंपनी की लायबिलिटी को भी। अगर आपने फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर आप एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी को भी टेक ओवर करते हो, भाई किसी कंपनी के पूरे बिजनेस को एज इट इज आपने ले लिया, तो आपने उस दूसरी कंपनी की एसेट्स को भी लिया, आपने दूसरी कंपनी की लायबिलिटी को भी लिया। तो एसेट्स को तो क्या करोगे? डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने लायबिलिटी को लिया तो टू सन्ड्री लायबिलिटी और टू वेंडर, टू वेंडर, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर, ठीक। जो जो एसेट्स आपने लिए हैं उन सबको डेबिट, जो लायबिलिटी ली है वो क्रेडिट, और जो अमाउंट बनता है वो परचेज कंसीडरेशन के नाम से वेंडर को क्रेडिट। जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपए की तो एसेट्स खरीदी, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी खरीदी, 10 लाख की एसेट्स खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटी खरीदी। उसके बाद अब आप देखो उस बंदे को कितने पैसे देने हैं। भाई आपने उसकी 10 लाख की एसेट्स को खरीदा है, 2 लाख की लायबिलिटी को खरीदा है, तो इस हिसाब से जो परचेज कंसीडरेशन है वो 8 लाख रुपए का बनता है। परचेज कंसीडरेशन कितने का बनता है? 8 लाख रुपए का। तो आप वेंडर को कितने पैसे देना एग्री कर लोगे? 8 लाख। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बात आती है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक्चुअल परचेज कंसीडरेशन 8 लाख रुपए बन रहा है, 8 लाख रुपए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल परचेज कंसीडरेशन से ज्यादा प्राइस या कम प्राइस पे करते हैं। उसमें भी सिचुएशन होती है। कारण क्या होता है? भाई मान लो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करती है। डिपेंड करता है कि परचेज करना किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्स लिमिटेड की या वाई लिमिटेड। भाई मान लो एक्स लिमिटेड एक पर्टिकुलर प्लेस पे अपना बिजनेस कर रही है, उसके पड़ोस में वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड को ऐसा लगता है कि अगर मैं वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लूं तो उसकी वजह से मेरे बिजनेस का साइज बढ़ जाएगा, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट कई गुना बढ़ सकते हैं। तो उस केस में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के बिजनेस को हर हाल में परचेज करना चाहती है। अब हर हाल में परचेज करना चाहती है तो उसके केस में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। 10 लाख की एसेट्स खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटी खरीदी, और उसको ये कहा गया कि भाई 8 लाख रुपए बनते हैं, एक काम करो 9 लाख रुपए ले लो। ठीक है, कितने ले लो? 9 लाख रुपए। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप देखो कि 10 लाख की एसेट्स खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटी, 2 लाख की लायबिलिटी, और परचेज कंसीडरेशन आप पे कर रहे हो 9 लाख। बनता कितना था? 8 लाख। तो उस सिचुएशन में आप उसको 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो बात आती है कि उस 1 लाख को आप किस नाम से दिखाओगे। तो देखो ध्यान रखना कि अगर आप एक्चुअल परचेज कंसीडरेशन से ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा दैट विल बी शोन बाय द नेम ऑफ गुडविल। यहाँ पे जो 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो गुडविल के नाम से दिखाया जाएगा। उसको माना जाएगा कि आपने गुडविल को परचेज किया है और आप उसको गुडविल के नाम से डेबिट करोगे। अगर आप उसको एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट को गुडविल अकाउंट डेबिट कर दोगे। ठीक है, गुडविल के नाम से डेबिट करोगे। लेकिन अगर मान लो वाई लिमिटेड अपना खुद का बिजनेस बेचना चाहती थी, बिजनेस बेचना वाई लिमिटेड की रिक्वायरमेंट है। भाई वाई लिमिटेड को हर हाल पे अपना बिजनेस सेल आउट करना है। वाई लिमिटेड ने वेंडर को कहा, भाई जैसे मान लो वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड साथ साथ बिजनेस कर रही है, एक्स लिमिटेड की वजह से वाई लिमिटेड का बिजनेस चल नहीं पा रहा। उस केस में वाई लिमिटेड सोचेगी कि यार मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूं क्योंकि मुझे तो लॉस हो रहा है। उस केस में वो अपने बिजनेस को एक्चुअल परचेज कंसीडरेशन से कम प्राइस पे भी बेच के जाने में एग्री हो जाएगी। जैसे 10 लाख की एसेट्स है, 2 लाख की लायबिलिटी, एक्चुअल कंसीडरेशन बनता है 8 लाख, लेकिन उसने वो बिजनेस सेल आउट किया 7 लाख में। कितने में सेल आउट किया? 7।
अब आप देखो डेबिट अमाउंट है 10 लाख का, क्रेडिट में अमाउंट है 2 और 7 9 लाख, 1 लाख रुपए आप उसको कम दे रहे हो। तो जो 1 लाख रुपए आप उसको कम दे रहे हो, बात आती है उस पैसे को किस नाम से दिखाया जाएगा। तो ध्यान रखना, उस पैसे को कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेंगे। यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। जो 1 लाख रुपीस बच गया, दैट विल बी शोवन बाय द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, दैट विल बी क्रेडिटेड विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा प्राइस देते हो तो दैट विल बी डेबिटेड बाय द नेम ऑफ गुडविल। अगर आप उस वेंडर को कम प्राइस देते हो, कम अमाउंट पे कर रहे हो, तो दैट विल बी क्रेडिटेड बाय द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। क्लियर? ये तो हो गया परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक। अब बात आती है इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर। भाई आपने वेंडर से उसकी एसेट्स, उसकी लायबिलिटी को परचेज कर लिया। अब देखो, एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज करने के बाद आप उस वेंडर का जो परचेज कंसीडरेशन बनता है, 8 लाख 7 लाख 9 लाख 10 लाख व्हाटएवर जो भी अमाउंट दे रहे हैं, दैट अमाउंट यू हैव टू पे बाय इश्यू ऑफ शेयर। भाई वो पैसा आप उसको शेयर इशू करके देना चाहते हो। ठीक है। अच्छा, वेंडर को जो शेयर इशू किए जाते हैं वो दो प्रकार से इशू किए जा सकते हैं। वेंडर्स को जो भी अमाउंट शेयर पे करना है, उसके लिए आप उसको शेयर इशू करना चाहते हो, जो कि 2 प्रकार से हो सकते हैं, आइदर एट पार और एट प्रीमियम। तो देखो, इसमें आता है इशू ऑफ शेयर टू वेंडर एट पार। भाई अगर आपने वेंडर को शेयर एट पार इशू किया, वेंडर को जितना पैसा देना था उसके बदले में उसको शेयर दिए गए एट पार, तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वेंडर को उसकी सर्विसेज के बदले में शेयर एट पार दिए जा रहे हैं, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये चीज ध्यान रखना, वेंडर का नाम आएगा अगर क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वेंडर वर्ड यूज किया जा सकता है। पहली एंट्री हो जाएगी वेंडर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद दूसरा केस आता है इशू ऑफ शेयर टू वेंडर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर एट प्रीमियम। अगर आप वेंडर को शेयर प्रीमियम पर देना चाहते हो, भाई आपकी कंपनी की मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, आपका शेयर मार्केट में प्रीमियम पे चल रहा है, तो आप वेंडर को जो शेयर दोगे वो भी प्रीमियम पर दोगे। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? उस केस में एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर देयर सर्विस। वेंडर को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू की। क्लियर है बेटा? तो देखो, ये हमारे पास टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपको कहा गया है एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो, ये कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को 9 लाख रुपीस में परचेज किया, 9 लाख रुपीस में एक्वायर्ड किया, पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और उसकी पेमेंट
₹10 वाला शेयर इशू करके की जा रही है फुल्ली पेड अप, यानी कि ₹10 वाला फुल्ली पेड अप शेयर इशू किया जा रहा है। What entries will be made in books of X Limited if such issue is at par or at 25% premium? दो अलग अलग केस है। देखो ये कह रहे हैं कि आपको एंट्री करनी है कि अगर हमने परचेज कंसीडरेशन एट पार पे किया हो या परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट शेयर इशू करके की है एट पार या दूसरे केस में एट प्रीमियम। तो देखो इसमें हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, आपको बनानी है जर्नल, फॉर्मेट बना के डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये चीजें आप लोग लिख लेंगे, बार बार नहीं लिखवाऊंगा मैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख। भाई एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को 9 लाख रुपीस में परचेज किया। देखो बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस में आप क्या खरीदोगे, एसेट्स खरीदोगे। देखो हो सकता है लायबिलिटी भी खरीदे, लेकिन अगर लायबिलिटी खरीदेगा तो उसका नाम मेंशन होगा कि इतने की एसेट्स और इतने की लायबिलिटी। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है एसेट्स को खरीदना। तो सबसे पहले हमने वाई लिमिटेड के बिजनेस को 9 लाख रुपीस में परचेज किया, तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी एसेट्स खरीदी। भाई हमने 9 लाख रुपीस की एसेट्स खरीदी, तो उसमें हमारी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब यहाँ पे वेंडर का नेम गिवन है, कितने, क्या नाम है उसका, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड से आपने कितने की एसेट्स खरीदी, 9 लाख की। परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, भाई वाई लिमिटेड से एसेट्स को खरीदा। अब दो अलग अलग केस दे रहे। फर्स्ट केस में देखो ये कह रहा है कि व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इफ परचेज कंसीडरेशन इज पेड बाय इशू ऑफ शेयर एट पार, और आपका एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपीस का। ठीक है, तो देखो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमने उस बंदे को कितने शेयर दिए। आप देखो उस पार्टी के वाई लिमिटेड को हमें टोटल 9 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है। इसके बदले में आपने उनको एक शेयर दिया एट द रेट ऑफ ₹10, यानी कि टोटल 90,000 शेयर आपने इशू किए, वो भी एट पार। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट के शेयर इशू कर रहे हो, 9 लाख के। तो यहां पे लिख देंगे नरेशन में, इशू ऑफ 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। ठीक है भाई, हमने 90,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले एट पार। ठीक, उसके बाद सेकंड केस में ये कहता है कि अगर हमने शेयर इशू करके परचेज कंसीडरेशन पे किया है एट 25% प्रीमियम। भाई हम उनको शेयर इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे। पहले तो आप एंट्री लिखो, जब आप प्रीमियम पर इशू करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसमें थोड़ी सी बात को ध्यान रखना, भाई वाई लिमिटेड को हमें 9 लाख रुपए देने, ठीक है।
अब उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट शेयर कैपिटल का है, कितना अमाउंट प्रीमियम का है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में 9 लाख लिखेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में इसका 25% 2,25,000 लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 9 लाख है तो इधर का टोटल भी 9 लाख आना चाहिए। तो देखो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आप वाई लिमिटेड को कितने शेयर इशू कर रहे हो। भाई मान लो मैं कहता हूं कि वाई लिमिटेड को आपने 10,000 शेयर इशू किए, तो जो 10,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख का शेयर हो गया और 25,000 का प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये पता करो कि कितने शेयर आपको इशू करने हैं। तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो उसका तरीका होता है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर, इशू प्राइस ऑफ ए शेयर। भाई हमें एक शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, जैसे इस केस में वाई लिमिटेड का अमाउंट पेबल कितने का है, 9 लाख, आप उसको 9 लाख रुपए देना चाहते हो। आपने उसको 10 रुपीज वाला शेयर 25% प्रीमियम, तो 10 रुपीज का 25% कितना होता है, 2.5 रुपए, 2.5। तो इसका मतलब एक शेयर कितने का दोगे, 12.5 का। तो इशू प्राइस कितना हो गया, 12.5 हो गया। अब आप 9 लाख को 12.5 से डिवाइड करोगे तो 12.5 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 72,000 आ जाएगा। इसका मतलब आप उस पार्टी को 72,000 शेयर इशू कर रहे हो। अब 72,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से 7,20,000 का तो हो गया शेयर कैपिटल, और 2.5 के हिसाब से या तो 72 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 7,20,000 का 25% निकालो। इसका 25% 1,80,000, ये किसका हो गया, प्रीमियम का। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 720 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 180। यहां पे लिखा जाएगा इशू ऑफ 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 that is equal to 72,000 shares of rupees 10 each at 25% प्रीमियम। भाई आपने 72,000 शेयर इशू किए 25% प्रीमियम। क्लियर? तो देखो बेटा ये आपके पास टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। यहां तक क्वेश्चन कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूं। ओके बेटा, थैंक यू।